Hi, hi, hi Richa, hi Akshay. So now we are good to go. So hi guys, my name is Atul. मैं इंस्पायरो के इंस्टाग्राम लाइव से आपके साथ जुड़ रहा हूँ. मैं लाइव देख रहे सारे लोगों का वेलकम करता हूँ. आज हम सेम चीज़ के साथ में वापस जुड़े हैं, पॉडकास्ट विद इंस्पायरो. थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि पॉडकास्ट क्या है. जो भी सोसाइटीज के इश्यूज हैं उसको सोसाइटीज के ही रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में डिस्कशन करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचरिस्टिक वेज ऑफ स्टडीज आफ्टर कोरोना. आपको सभी को पता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस पिछले 2 महीने से बंद है. अपने को पता नहीं कि ये सब कब खुलेंगे, अगर खुलेंगे तो भी क्या प्रोसीजर रहेगा. अभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं. तो ये जो पॉडकास्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, राइट. सो इस पॉडकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनलिस्ट शुभम गालव से फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम के बारे में. और सेकंड हम जो स्टूडेंट की साइकोलॉजी है, जो एग्जाम प्रेशर्स जो उनको होते हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, वो है सर धीरज आमेटा से. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा शुभम सर को मैं ऐड करूंगा. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें शुभम सर से तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं. So Shubham sir has joined. Hi Shubham sir. Yeah, thank you. Thank you, Atul. So, thank you to Team Inspiro for inviting me, and good evening to all viewers. Good evening. So, here we are discussing about futuristic ways in studies Yes. after Corona. Yeah. Yes, sir. Let me introduce you So, first. So we have here Mr. Shubham Galo. He is educationalist. He is working in education from last 10 to 15 years. So now the question is that मैंने जैसा डिस्कस किया कि लोग अभी जो स्टूडेंट्स है वो अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. जो भी है सारा प्लेटफॉर्म correct. जो हो गया ऑनलाइन हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना. तो आपको क्या लगता है ये Correct. ऑनलाइन क्लासेस के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है? ओके ओके सो अबाउट ऑनलाइन क्लासेस. सो जैसा कि लॉकडाउन के कारण हम फिजिकल क्लासेस में जाने में संभव नहीं हो पाए, सो वी स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस. और ऑनलाइन क्लासेस में भी जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, सो दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. वन आर ऑल लेक्चर्स, दोज आर रिकॉर्डेड ऑलरेडी, और जो बच्चों को पुश किए जाते हैं. एंड सेकेंडली वो होते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है. सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप अगर कोई डाउट रखते हैं तो आप उस समय नहीं पूछ सकते. एंड व्हाट अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग, जो कि जूम, मीट, वेबएक्स और अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होती है, वहां पर आप वन टू वन सेशन, वन टू वन आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो बिल्कुल लाइव बिल्कुल. स्ट्रीमिंग इज वेरी गुड फॉर लाइक एक फिजिकल क्लासरूम का आपको पूरा एक तो लुक देते हैं और पूरा. बिल्कुल यस जो यस. आप ये बोल रहे हैं कि एडवांटेज अगर अपन देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में लाइव स्ट्रीम हो सकता है, और डिसएडवांटेज अगर अपन देखा जाए तो रिकॉर्डेड अगर सेशन है तो वो डिसएडवांटेज हो सकता है, वो राइट. हाँ, यस यस यस. सो तो और इसमें मैं ऐड करना. यस. बिल्कुल बिल्कुल बोलिए. तो और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि बट इसमें भी काफी चैलेंजेस हैं, जैसे कि भारत में जो डेटा बैंडविड्थ है, या फिर लगातार अगर आप क्लासेस लेते हैं तो मोबाइल यूज कर रहे हो तो हीटिंग होना, या फिर आपको जो डेटा प्लान्स है वो होना, या हर एरिया में उस लेवल का कनेक्शन, इंटरनेट का पहुंच पाना, ये अभी भारत में संभव नहीं हो पाया है. अदरवाइज जो आपकी इसमें अगर हम फैकल्टीज की बात करें कि वो जितने लोगों को एक साथ पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें बच रही हैं, फिजिकल क्लासरूम्स में इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर एक्सपेंसेस अवॉइडेड ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस. तो इसके कई फायदे भी है. हम ऐसा नहीं कि पूरा इसमें नुकसान बता सकते हैं. देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑल्सो. तो और स्पेशली अगर आपको डाउट्स है तो यू डोंट नीड टू गो टू क्लासेस, कि आप क्लासेस जाओगे, वेट करोगे. यू कैन आस्क डायरेक्टली एट व्हाट्सएप, और आपके जो ग्रुप्स बने होते हैं, जो चैटिंग अवेलेबल होती है लाइव स्ट्रीमिंग में, तो वहां से आप पूछ सकते हैं. तो दीज ऑल आर एडवांटेजेस ऑल्सो. ओके, एक और इसके अंदर क्विक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा. अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इंडिया के अंदर गरीब तबके के भी आते हैं. तो अगर वो एजुकेशन अगर लेना चाहें और अभी कोरोना की वजह से वो ले नहीं पा रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है, मतलब उनके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? या तो अब जैसा कि भारत में पहले स्मार्टफोन होना भी बहुत बड़ी बात होती थी हर किसी के पास, और बिल्कुल। स्मार्टफोन भी हर किसी के पास अवेलेबल नहीं थे। तो जैसा कि कुछ मोबाइल फोन्स अवेलेबल हुए विद इंटरनेट इन 1500 500 रुपीज तक में भी आने लग गए थे। तो हम्म। जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर तबके के लिए, हर जैसा कि अभी जियो ने करार किया है फेसबुक के साथ, तो मुझे हम्म। लगता है देयर विल बी सम प्लेटफॉर्म्स और उन पर वर्क किया जा रहा है कि हम्म। हर कैटेगरी के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो बट इसमें टाइम लगेगा। बट बिल्कुल। जिस तरीके से जियो की सिम और मोबाइल एक एक इंसान के पास पहुंच गया है, ठीक है। बिल्कुल। हमारे जो ऑटो ड्राइवर्स भी अगर उबर और अदर जो ओला यूज कर रहे थे, तो जैसे हम्म। उनको कनेक्ट किया गया है, उसी तरीके से हमारे जो गरीब बच्चे होंगे या जिनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे, धीरे धीरे हम्म। उनका भी मुझे लगता है वो आ पाएंगे। बिल्कुल। मैं एक्चुअली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और जो भी बोर्ड एग्जाम्स, या फिर जैसे एग्जांपल लिया है आईआईटी हो गया, या फिर नीट हो गया, या हम्म। फिर जो बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के होते हैं, आफ्टर कोरोना उसका क्या इफेक्ट होगा? मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ यस। दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स? जैसे कि जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद जो बेस्ट होता है उसके बाद जेई एडवांस होता है। तो हम्म। जेई मेंस एक जनवरी में, दूसरा अप्रैल में होता है। तो दोनों में से बेस्ट कंसीडर किया जाता है, और उसमें से जो बच्चे आते हैं टॉपर्स, जो सीट्स होती हैं, अराउंड 2 लाख बच्चों को एडवांस के लिए अपेयर किया जाता है। तो हम्म। जेई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो हो ही नहीं पाया था, तो न बच्चों का 12th का हम्म। रिजल्ट आ पाया था। तो बच्चे जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट दिए और अभी वेट कर रहे हैं फॉर जेई मेंस सेकंड वाला और एडवांस के लिए। तो एक तो जुलाई में होगा जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, और एडवांस से वो अगस्त में स्केड्यूल्ड है। तो अब आप हम्म। सोचिए, जब बच्चा जुलाई अगस्त में जब कॉलेज में पहुंच जाता था, वहां की जोसा काउंसलिंग होना शुरू हो जाती थी, वो अब हम्म। काफी डिलेड हो गई है। तो इसका मतलब कॉलेज के सेशंस भी काफी लेट हुए। इसके बाद क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो सेशन आएगा, अगर कोई बच्चा रिपीटर बैच में जाता है कि 12th में जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो जो बच्चा एडवांस के लिए जाएगा, ठीक है, एडवांस के बाद रिपीटर करता है, तो रिपीट करने के लिए उसके लिए टाइम कि अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें मुझे लगता है कि हम्म। सिलेबस कट डाउन होने के काफी आशाएं हैं। सिलेबस कट डाउन जरूर होंगे, और कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोटा में भी ऐसा हुआ है कि सारे बच्चे अभी अपनी अपनी सिटीज में जा चुके हैं। तो वहां रहकर जो हम्म। कंपटीशन क्रिएट होता था, वहां रहकर जो एनवायरमेंट होता था, है ना, और इवन जहाँ पे भी क्लासरूम्स होते थे, वो सब बच्चे घर पे चले गए। तो हम बात करें कि यहाँ पे भी हम क्लासरूम में पढ़ाते थे, तो हम अपने आप फोर्स कर सकते थे बच्चे को कि आपकी ये कमियां हम्म। हैं, डाउट्स ये हैं, ये बैठिए। अब बच्चा घर पे खुद हम्म। सेल्फ मोटिवेटेड है, पेरेंट्स का लुक आफ्टर ज्यादा हो गया है, अब पेरेंट्स उनको कितना देख बिल्कुल। पा रहे हैं, तो ये काफी चीजें भी हो गई है। तो जो सेल्फ अफेयर ज्यादा होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड ज्यादा यस। होंगे, दे विल स्कोर मोर। डेफिनेटली। सर एक क्वेश्चन आया है हर्ष सुथार से, विल एनएसईजेएस बी कैंसल्ड? वो पूछ रहे हैं। हाँ, अभी तो जो एनएससीजेएस का एक फाइनल एग्जाम होना था, जो टीम बन जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, दैट हैज बीन कैंसिल्ड। बट जो नेक्स्ट ईयर के लिए एनएससीजेएस, आईएनजेएस, तो जितने भी एग्जाम होंगे वो एज इट इज होंगे, क्योंकि अगस्त के बाद स्कूल भी खुलेंगे तो कंपटीशन एग्जाम भी होंगे। इसमें एक बच्चे का और क्वेश्चन है, एनटीएससी के बारे में आया है, तो एनटीएससी भी होगा, वो भी होगा, ओके। बट लेट होंगे सारे, और सिलेबस कट डाउन होंगे। ओके। तो आपके हिसाब से, मतलब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से मतलब जो एग्जाम पैटर्न है, जो अभी आफ्टर मतलब कोरोना के बाद जो एग्जाम पैटर्न हो सकता है या फिर सिलेबस हो सकता है, वो उसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, या फिर फ्यूचरिस्टिक चेंजेस क्या आ सकते हैं इन चीजों के अंदर, वो बताएं आप। जैसा कि सीबीएसई ने भी अभी बोला था कि जो बोर्ड के अलावा की जो भी रिमेनिंग क्लासेस हैं अप टू 9th and 11th, तो वो अपने बच्चों को जितने भी स्कूल हैं वो डायरेक्टली प्रमोट कर दे एज पर दी इंटरनल मार्क्स एंड जो पीरियोडिक टेस्ट हुए थे उनके बेसिस पे। अब बोर्ड ने भी क्या किया है कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम मुझे नहीं लगता अब लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट होगी तो लेंगे, अदरवाइज हर कोई एग्जाम नहीं लेने वाले हैं। और उसके बाद जो ऑलरेडी ही सिलेबस जो सीबीएसई का था वो कम कर दिया गया है, ऑलरेडी कम कर दिया गया है। तो अब वो जब था, जब लॉकडाउन 1 और 2 का आइडिया था। अब जब लॉकडाउन 4 आ चुका है, उसके बाद भी फिजिकल क्लासरूम अभी अगस्त में ओपन होने के आसार हैं, कि अगस्त के समथिंग, क्योंकि आज आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर किया है कि दे विल डिक्लेयर देयर सेशन फ्रॉम अगस्त, आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो अगस्त सितंबर में स्टार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली जब यूनिट टेस्ट 1 2 3 लेते थे, अब यूनिट टेस्ट
केवल और केवल 1 लिया जाएगा, या डायरेक्टली फाइनल एग्जाम, सिलेबस का कम होना, बच्चों को होमवर्क बर्डन कम देना? क्योंकि कोरोना की चीजों से आप समझ सकते हो कि कॉपी पेन का यूज करना या काफी चीजें बैग्स का यूज करना, तो ऑनलाइन जो है, तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के काम भी आएगा। लाइक जैसे गूगल क्लासरूम होता है, वहां पर आप हम पोस्ट कर सकते हैं असाइनमेंट, और बच्चे वहां को टर्न इन कर सकते हैं, वहां पे हम उनको ग्रेड दे सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम ऐसी फैसिलिटी बना गया है कि आपको कॉपी पेन लेकर शायद ना आना पड़े, और टीचर को भी असाइनमेंट चेक करने के लिए कॉपी को एक एक नहीं देखना पड़े। तो दीज ऑल आर द थिंग्स। जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं धीरज सर, उनके जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज बेयर विद अस। इसके बाद सर के बाद हमारा जो सेशन है वो धीरज सर के साथ में स्टार्ट होगा। सर इसके बाद में मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में हो सकती है, तो जो जो चीजें ग्लोबल लेवल पे हुई है, जो जो जहां पर कोरोना का अभी इफेक्ट कम हो गया है, और जो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर्स लिए हैं, अगर उनका एग्जाम्पल अपन इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो एग्जाम्पल्स आप अगर थोड़ा बहुत बता सकेगा, किस कंट्री ने कैसा इसको यूज किया है मतलब? करेक्ट। जैसा कि सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ था, फिर इटली में फैलते हुए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में ये सारा स्प्रेड हुआ था। तो इटली में अभी 50% ऑफ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। चाइना के अंदर भी 10 करोड़ बच्चे अभी क्लासेस में जाना शुरू कर दिए गए हैं, पर वहां पे सब जगह कंडीशंस लगाई गई हैं कि डेनमार्क में भी, नॉर्वे, इसराइल में बोला गया है कि आपको 6 फीट की डिस्टेंस पे ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो भी ये सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां पे जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वी विल ऑल्सो कंसिडर। और जापान में हम बात करें, स्क्रीनिंग होती है हर क्लास से पहले, ठीक है। और जो भी सामूहिक समारोह होते थे स्कूल्स के अंदर, एनुअल डेज और ये सारे होने के अब कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। शंघाई और बीजिंग में बात करें तो उसमें थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। फ्रांस में वाइजर, कैप, मास्क बिना एंट्री नहीं हो सकती है आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते में एक ही दिन बुलाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को केवल वीकेंड क्लासेस भी हों, ठीक है। डेनमार्क में स्कूल्स जो हैं वो पार्क में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्क में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग हमने बोला था लास्ट टाइम, हम यूज नहीं करेंगे, तो आई एम करेक्टिंग इट, फिजिकल डिस्टेंसिंग, है ना। तो जो तो हमारी जो डिस्टेंसिंग है, तो वो पार्क में बिठाई जा रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा गैप हुआ, तो वहां पे कोरोना को अवॉइड किया जा रहा है। और बताता हूँ, नीदरलैंड, ताइवान में पार्टीशन प्लास्टिक शीट से किए जा रहे हैं क्लासरूम्स में, और सारा ठीक है। अच्छा, फिनलैंड में भी एक जैसे कि अभिवादन जो हुआ है, ठीक है, तो एयर हग कर रहे हैं, ठीक है, और एल्बो बम्प और हेलो, ये सारा चीजें। सो ये सारी चीजें चेंजेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी दोस्त बनाना, ठीक है। और अच्छा, ऑनलाइन स्टडीज जो बच्चे कर रहे हैं, इसमें इसके कुछ चीजें हैं कि जैसे कि पहले एक दूसरे से हम डिस्कस करते थे कि इफ दिस टॉपिक इज वेरी गुड टू यू, और ये मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपसे सुन के और उसको अच्छा करता था। बट अब क्या होता है, जो करना है मुझे करना है, आई विल अटेंड माई क्लास, आई विल रिवाइज माई सेल्फ, और मुझे खुद से सब कुछ करना है। सो दीज आर ऑल आर चेंजेस। और कहीं ना कहीं तनावग्रस्त होना, ये चीजें भी आ रही हैं। क्या हो रहा है कि लगातार आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हो, तो एक स्टडी में, सर्वे में पाया गया है कि टिल 40 मिनट आपका कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद आप कंसंट्रेशन लूज करना शुरू कर देते हैं, तो आंखों पे असर पड़ना, ठीक है। तो जो डिवाइसेस हैं, हर डिवाइसेस अच्छे नहीं है, ऐसा अवेलेबल नहीं है कि वो ऑनलाइन स्टडीज के लिए बहुत अच्छे हों। तो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस यू आर यूजिंग, वो एकदम उस मापदंडों पे खरे उतरते हैं या नहीं। तो ये सारे हैं चीजें, मिला जुला असर मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ये है। और इनमें भी हम अगर बेस्ट टाइम टेबल बनाए, बेस्ट तरीके से यूज करें और खुद को डिसिप्लिन रखें, तो ये चीजें भी हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं। और अगर कोई युवा यहाँ पर देख रहे हैं हमें, तो हम एक चीज बता सकते हैं कि लॉकडाउन एक तरीके से, तो काफी लोगों को लगा है कि रोजगार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, ठीक है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। बट मुझे लगता है कि जो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर भी आया है। इफ यू आर थिंकिंग यू आर कैपेबल इनफ, you can implement so many things. Many people are doing very good things at online platforms. बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करा रहे हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर करा रहे हैं। आप कोई भी कोर्स सिखा सकते हैं। आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होता है, आप कोई टैली कोर्स हो गए, जो लोग कुछ भी कंप्यूटर में जानते हैं, बेसिक C++, वो शेयर स्क्रीन के सिखा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज, कोर्सेज अवेलेबल। बस आपको एफर्ट्स मारने होंगे। आप
ये इंतजार नहीं कर सकते कि लॉकडाउन कब ओपन होगा और मैं अपनी पढ़ाई कब प्रारंभ करूं, ये बच्चों के लिए, और मैं अपना कार्य कब प्रारंभ करूं, ये युवाओं के लिए। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और सेम मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन ही है कि हाउ कैन स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। में इसमें मेरा एक क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर जब स्टूडेंट सारे घर पर हैं तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या स्टूडेंट्स के टिप्स होने चाहिए कॉम्पिटेटिव की तैयारी के लिए, क्या टाइम टेबल हो सकता है उनका, तो ओवरऑल मतलब स्टडीज कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। या करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनका आपको सिलेबस पहले से पता होता है, ठीक है, या जो भी आपके मेंटर्स हैं वो आपको बता देते हैं ये सिलेबस है, ऑल बुक्स आर अवेलेबल विद यू, ठीक है, और पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट आपका पढ़ाई का हो गया है। नाउ क्या होता है, टारगेट तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप टारगेट करोगे तो टारगेट करने के बाद लाइक सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी उसमें कंसेप्ट में डाउट है वो हम क्लियर कर रहे हैं। तो जब भी लाइव सेशन आप मैं प्रेफर करूंगा कि आप लाइव सेशन ही अटेंड करें। कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस जहां पे भी चल रहे हैं आप उनको न ले, दैट यू कैन नॉट आस्क द डाउट्स। तो ऑलवेज प्रेफर लाइव सेशंस। तो आपके डाउट्स क्लियर, यस यस। तो आप अपने लाइव सेशंस अटेंड करते हुए तुरंत की तुरंत आप अपने फैकल्टी से डाउट क्लियर करें। उसके बाद जो भी असाइनमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज 1 जो बेसिक्स हुए, एक्सरसाइज 2 मॉडरेट हो गया, और एक्सरसाइज 3 जो होता है, उस एक्सरसाइज 3 में आपको प्रीवियस ईयर जितने भी उस कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप जेई का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो पिछले 20, 25, 30 साल के जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें, नीट के अटेम्प्ट करें, जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे पता चलता है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर ट्रेंडिंग रहा है, कितने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब चीजें उसमें आती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने एक और चीज पूछी थी कि टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, मतलब स्टडीज का जो टाइम टेबल, क्योंकि घर पे पूरा दिन स्टूडेंट घर पे है, पहले अगर स्कूल भी जाता था, कोचिंग भी जाता था, तो एक काम उसका पूरा वहीं पे हो जाता था। अभी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो घर पे ही है, तो वो टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो कैसे कर सकता है स्टूडेंट। या करेक्ट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, वो आप अटेंड कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि क्लासेस मैक्सिमम आपकी नॉट मोर देन 3 और 4 आवर्स, नॉट मोर देन 3 आवर्स, ऐसा कभी नहीं होता है 3 या 4 आवर्स से ज्यादा हो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं 3 आवर्स होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पूरा जो, अगर आप यू आर टेकिंग 7 to 8 आवर्स स्लीप, जो सबसे ज्यादा बताई मैंने, ठीक है, तो उसके बाद जो आपको समय बचा है, ठीक है, अराउंड 16-17 आवर्स, उसमें से मैं मानता हूं कि आप अभी घर पर 7 से 8 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हो। 3 आवर्स क्लासेस के हो गए, उसको रिवाइज करने में 1 घंटा लगता है जो आपने 3 घंटे में पढ़ा है, और 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट की जो आपने 3 घंटे में पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करना। तो यू कैन डिवोट 7 to 8 आवर्स। दिन में सोइए, रेस्ट लीजिए, मॉर्निंग टाइम को यूज कीजिए, मॉर्निंग में ज्यादा लेट तक मत सोइए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में क्लासेस होती हैं, या तो मैक्सिमम क्लासेस होती है मॉर्निंग टाइम में। क्लासेस अटेंड करने के बाद आप थोड़ा सा और ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा सा मील लेके आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, और जो प्रैक्टिस का कार्य है वो आप शाम को कर सकते हो, जो भी आपका 4-5 बजे से, और आराम से 7-8 बजे तक आप आराम से कर सकते हो, और आराम से आप 7-10 बजे सोने जाइए, वापस से सुबह 6-7 बजे जाइए। तो इन दिस पर्टिकुलर टाइमिंग यू कैन डिवोट अराउंड 7 to 8 आवर्स। बच्चे तो 10 आवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन में स्कूल या कोचिंग जाने का जो आपके 2 घंटे होते थे वो भी सेव हो रहे हैं, या तैयार होने के लिए उनके लिए। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा हमारे जीवन में होता है जो हम कहीं आने जाने के लिए या तैयार होने के लिए व्यतीत करते हैं, वो सारा बच रहा है। तो यूज इट फॉर योर लर्निंग। मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा, ये मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगा। मुझे पढ़ना है, चाहे वो लॉकडाउन हो, लॉकडाउन के बाद हो, जीवन तो आपको जीना है, उसमें आपको ग्रोथ करनी है, करियर आपका है, वो आपको सुधारना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यू कांट वेट कि आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या सर, काफी मोटिवेटिंग बात आपने लास्ट में कह दी कि एक मोटिवेशन मिल गया है स्टूडेंट्स को, आई गेस। तो मैं ये बोलूंगा कि जो जो भी आपने टिप्स बताई है, आई थिंक स्टूडेंट्स विल इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thanks to Inspiro team, Atul, Nikhil, and all the Inspiro team, and thank you to all viewers. Thank you so much. सो गाइज, जैसा कि आपने देखा अभी शुभम सर से हमने बात की, क्या जो फ्यूचरिस्टिक वेज हो सकते हैं कोरोना के बाद, कैसे एग्जाम्स होंगे, कैसे। अभी हम बात करेंगे धीरज सर से
जो भी एग्जाम फोबिया बोल सकते हैं, स्टूडेंट की साइकोलॉजी के ऊपर अपन बात करेंगे, एज ही इज द साइकोलॉजिस्ट। सो लेट मी जस्ट ऐड हिम। जब तक आप कोई भी क्वेश्चंस आप उनसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप अगर सर से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं सर से। अपने क्वेश्चंस आप प्लीज नीचे लिख दीजिए। हाय सर। हेलो। हाय सर। सो मैं व्यूअर्स को फिर से आपका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट, वैसे तो सर आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूं सर। धीरज आमेटा, डायरेक्टर अमेरिकन इंस्टीट्यूट, और ही इज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो आज हम बात करेंगे सर से। सर कैसा कैसा चल रहा है सर लॉकडाउन? एंजॉय कर रहे हैं लोग। देखो, आई थिंक एक ग्रेस पीरियड है हमारी लाइफ का ये, कि हम एक ग्रेस पीरियड, जब हमारा कोई काम करना हो तो कोई डेडलाइन होती है और उसके बाद हमें 7 दिन 8 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये पूरी दुनिया की ग्रेस पीरियड है, जिसमें हम खुद के लिए कुछ नया मोटिवेशन ले खुद के लिए। पार्ट ऑफ दैट देखो, आई थिंक हर बंदे को एक ब्रेक चाहिए होता है, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला है हमें, खुद को एनर्जेटिक करने के लिए, खुद के लिए सोचने के लिए। और इवन हम बहुत सारी चीज, हमारी जो लाइफ थी पहले, है ना, बहुत भागदौड़ वाली लाइफ थी, और उसमें ब्रेक नहीं था हमारा, सोच नहीं रहे थे खुद के लिए, या ऐसी चीजें हम जो भूलते गए, टाइम टाइम वो चीजें हमारे पीछे छूटती गई। आई थिंक ये एक टाइम ऐसा, देखो नेगेटिव बहुत सारा है हमारे पास इस पे बोलने के लिए, बट मैं कहूंगा कि ये टाइम ऐसा है कि हम इसमें थोड़ा सा अपना कुछ चीज जो भूल गए या छूट गई किसी वजह से, या पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की कोई भी रीजन हो, कलेक्ट लाइफ में, है ना, कहीं ना कहीं उसको जोड़े अपनी लाइफ से, जिंदगी से। या देखो एक एग्जैक्टली किसी ने कहा मुझे पहले कि भाई एक इंसान की जो मौलिकता होती है वो उसकी पहचान होती है, और इस भागदौड़ वाली लाइफ जो है उसमें अपनी मौलिकता, जो हम रियल मी जो कहते हैं हम लोग, तो रियल मी मिस हो रहा है कहीं कहीं। तो आई थिंक ये टाइम है हमारे पास रियल मी को रीजनरेट करने का, रिकनेक्ट करने का। आई थिंक सो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थोड़ी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, अगर सर मतलब आप नेटवर्क के अंदर आ जाएं तो इट वुड बी ग्रेट सर। देखिए अब ठीक है, इट्स ओके। यस सर, नाउ बेटर सर, नाउ बेटर। सो सर हमारा टॉपिक जो फ्यूचरिस्टिक वेज ऑफ स्टडीज आफ्टर कोरोना, उसके अंदर मेन चीज हमारी ये थी कि दूसरी जो मेन चीज थी वो थी एग्जाम प्रेशर। जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम प्रेशर लेते हैं उसके ऊपर हम आपसे बात करना चाह रहे थे कि क्या साइकोलॉजी होती है। इसके अंदर पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को एग्जाम का स्ट्रेस होता ही क्यों है? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टूडेंट स्ट्रेस? देखिए, मेरा मानना है कि ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है, ये तो एक लंबी कहानी है, शुरू से चलती आ रही है ना। जब भी एग्जाम्स हुए हैं बंदों ने स्ट्रेस लिया है। अब देखिए, एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसके रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस, और ये हर एक में आता है ना, हर बंदा जो एग्जाम फेस करता है उसमें आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से देख सकते हैं। अगर ये प्रेशर थोड़ा कम है तो आपको स्टडी के लिए फोकस करेगा, और हर बंदे में होता है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इंसान में, और वहां पे उसके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती है ना। तो ये एक रेस्पॉन्स है, इट्स नेचुरल कह सकते हैं हम लोग कि भाई कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो एग्जाम प्रेशर का जो रेस्पॉन्स है वही स्ट्रेस है, वो हर बंदे में आएगा। ठीक है, आपको लगता है कि पेरेंट्स भी रीजन हो सकते हैं? आपको लगता है पेरेंट्स भी? इंडिया में तो बहुत बड़ा रीजन है पेरेंट्स, है ना। पीयर प्रेशर और पेरेंट्स बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में। और ये मैं हर बार जब भी मेरा सेशन होता है मैं हर बार पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को कुछ समझना होगा यहाँ पे, है ना। हम हर चीज को एक ही तरीके से नहीं दे सकते कि भी उसने ऐसा किया तो ये भी ऐसा करेगा। ये एक कॉमन थॉट है हमारे पास, है ना, बहुत कॉमन थॉट है हमारे पास। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना होगा। और शुरुआत में देखो एक चीज हम यहाँ पे मिस करते हैं बार बार, देखो बंदा स्कूल जाता है LKG से, है ना, और पेरेंट्स उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी। अब आपने उस बंदे को पढ़ाई के लिए क्या क्या बनाया, क्या सोच डेवलप की उस बंदे की पढ़ाई के लिए, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शुरू में आपने उस पर कितना प्रेशर डाला, उसको कैसे शेड्यूल किया पढ़ाई के लिए, ये छोटी छोटी चीजें जो पेरेंट्स बचपन से बच्चों पे गाइड कर रहे हैं ना, उनसे ही रिजल्ट आते हैं लास्ट ऑफ के बच्चा उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता। तो शुरुआत में पेरेंट्स को देखना होगा, समझना होगा कि वो अपने बच्चों को किस शेड्यूल में पढ़ा रहे हैं, उनपे स्टडी को क्या लेके चल रहे हैं, स्टडी का क्या रूप बता रहे हैं, डरा रहे हैं या एक सपोर्टिव वे दे रहे हैं ना। स्टडी क्या होती है भी, हमें डेवलपमेंट की चीज है। और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, स्टडी बच्चे के लिए डरावना सपना होती जा रही है। तो ये थोड़ा सा है ना, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इस चीज को सोचना होगा, समझना होगा।
तो पेरेंट्स सबसे बड़ा रीजन है। अब हम बात करें तो एग्जाम आता है, वो उसके रिजल्ट क्या है ना। आवाज ठीक है ना मेरा, आ रहा है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसा मैं कह रहा था, स्ट्रेस का जो पहला रीजन तो फैमिली है, ये मानने वाली बात है, पीयर प्रेशर है ये। दूसरा रीजन होता है रिजल्ट। हर बार हर एग्जाम रिजल्ट पे बेस्ड है। कोई सा भी एग्जाम दे हम, रिजल्ट रिजल्ट है ना, मुझे ये स्कोर करना है, मेरा टारगेट ये है। ये रिजल्ट प्रेशर क्रिएट करता है बंदे पे, है ना, स्ट्रेस क्रिएट करता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि बंदा खुद ही कंफ्यूज होता है कि क्या पढ़ूं, है ना, कैसे पढ़ूं, किस तरह से इस चीज को पढ़ूं, मैं इतना सारा कोर्स है मेरे पास, इस कोर्स को कैसे हैंडल करूं, है ना। कई बार उसको लगता है कि टाइम कम है मेरे पास, मुझे ये चीजें नहीं आ रही है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है उस पर, और उससे स्ट्रेस बनता है उसके पास, है ना। टाइम बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि स्कूल है, बहुत सारी बुक्स है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं उसमें, है ना, कोर्स लेंदी हमारे इंडिया में। तो ये भी एक रीजन है हमारे पास कि बंदा उस चीज को लेके स्ट्रेस ले लेता है एग्जाम्स का, है ना। और कई बार बहुत सारे बच्चे कंप्लेन होती है कि जो पढ़ता हूं मैं वो याद नहीं रहता। एक बहुत बड़ा इशू, तो पढ़ रहा हूँ, आगे आगे पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे से भूलता जा रहा हूँ, ये एक स्ट्रेस का रीजन हो जाता है बच्चे के लिए, है ना। तो और सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम अनसर्टेनिटी, परीक्षा अग्नि परीक्षा है, हर बंदा एक डाउट पे रहता है क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, उसको कहीं बार बार स्ट्रेस की तरफ धकेलता है, बार बार उसको स्ट्रेस की तरफ धकलते हैं इस चीज को लेकर। और फिर टारगेट होता है हमारे पास कि भाई 10वीं पास कर ली, अब उसके बाद सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिर 12th पास करनी है, फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जाना है। तो ये सारे टारगेट्स एक के बाद एक जुड़े रहते हैं, तो वो उसके पास है ना रिलैक्स का टाइम नहीं है। ये किया, इसके बाद नया टारगेट खड़ा, उसके बाद नया टारगेट खड़ा, तो ये चीजें उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ लेती है। और दूसरा, हम पढ़ाई को, इंडिया में खासकर पढ़ाई को हम सीधा करियर से जोड़ते हैं। अब ये नहीं समझते कि पढ़ाई करियर बना, इंसान का करियर बिना पढ़ाई के भी बनते लोगों के, लेकिन एक कह सकते हैं ढर्रा बन गया, 10वीं पास करनी है सबको सबको। कई बार मेरे दिमाग में सवाल आता है, क्यों पास करो 10वीं में, क्यों बच्चे को हम 12th पास करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, क्यों उससे ग्रेजुएशन करा रहे हैं, क्यों भाई, कोई रीजन है कि सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर पेरेंट्स का रोल आता है कि कहीं ना कहीं हमें ये स्पेस बच्चों को देने की जरूरत है, ताकि वो इस स्ट्रेस में न पड़े कि मुझे पास करना ही है ना, मुझे डिग्री चाहिए चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेशर और स्ट्रेस को इंक्रीज करती है बच्चों का। तो ये रीजन है बेसिकली लोगों के पास, और वो प्रेशर को कर लेते हैं। सर एक क्विक क्वेश्चन है प्रद्युमन से, ओवर थिंकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम विद मी सर, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ इट? डेफिनेटली, देखिए सोचना बुरा नहीं है, पहली बात तो, है ना, भगवान ने ब्रेन हमें सोचने के लिए दिया है, और थॉट्स आएगा, आप थॉट्स को अगर ब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा उलझोगे। थॉट्स को आने दो, थॉट आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, भी आ सकता है। इसमें बहुत सारे लोग रिसर्च किया पेपर इस टॉपिक पे, ओवर थिंकिंग पे, तो थॉट अच्छा बुरा कुछ भी आ सकता है। कई सारे लोग मुझे कहते हैं सर मुझे ऐसे थॉट आते हैं जो मैं किसी को बता नहीं सकता, है ना, मेरे दिमाग इतने गंदे गंदे थॉट्स आते हैं। थॉट्स है, थॉट है, अब उसको एक एक स्टेप पे रुकिए, थॉट है वो, रियलिटी नहीं है ना, ये हम वहां पे मिस। हाँ, वो एक्शन नहीं है आपका, वो खाली थॉट है, उसको आने दीजिए, है ना, एक बार आने दीजिए, फिर उसको आप एनालिसिस कीजिए, अच्छा है बुरा है, मेरे दिमाग में क्यों आया, ठीक है, ये चीजें है। और थॉट्स आता है, आने के बाद वो जाएगा भी, स्टे नहीं करेगा, स्टे तब करेगा जब आप उसको ज्यादा अपने ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। तो थॉट्स इज अ फ्लो, है ना, एक फ्लो है, हम उसको मतलब केंद्रित नहीं कर सकते कि मुझे यही सोचना, आ रहा है आने दो, आएगा जाएगा। तो थॉट्स हम बोलते हैं दिमाग के उस स्पान को बढ़ाओ थोड़ा सा, आने दो थॉट्स को, जैसा आ रहा है वैसा आने दो, इट्स नॉट बैड, कोई बुरी चीज नहीं है। और मीन्स अगर थॉट्स नहीं आते तो क्रिएटिविटी नहीं आती, ये चीज बहुत बड़ी है। नहीं आएगी तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? थॉट्स से क्रिएटिविटी लाते, राइटर्स होते हैं, है ना, होते हैं, अगर उनमें थॉट्स नहीं आया तो क्रिएटिविटी लिखेंगे क्या अपने पास, है ना, साइंटिस्ट है, उनमें थॉट नहीं आया तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? तो थॉट आएगा, उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, उसको इजी लो, आने दो, नॉट एन इशू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक सर मेरा क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि काफी जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चों का जो प्रेशर है वो देख नहीं पाते, जो वो प्रेशर ले रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर ले रहे हैं, वो देख नहीं पाते। तो मतलब क्या सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं ओवर प्रेशर के जो बच्चे एग्जाम के अंदर लेते हैं, और इसका थॉट प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स का इस चीज के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात देखो, स्ट्रेस आया मतलब मुसीबत आई, है ना, और मुसीबत एक ह्यूमन नेचर है हमारे पास कि जिस मुसीबत को आ रहा हम उससे दूर भागेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम से ही होगा बच्चे का, वो पढ़ाई से दूर भागेगा, है ना, वो पढ़ाई से जी चुराएगा, है ना, सबसे पहला सिम्टम आएगा, पढ़ाई नहीं करने के बहाने ढूंढेगा वो, है ना, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगा। तो सबसे पहला सिम्टम आएगा वो पढ़ाई से जी चुरा रहा है, इसका मतलब उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर आप दे रहे हैं, स्ट्रेस बन रहा है उस पर, है ना। तो सबसे पहला सिम्टम है, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ाई से जी चुराना शुरू कर रहा है तो वो प्रेशर हो रहा है उस पर करके। सेकंड हम कह सकते हैं सिम्टम्स जो एक कॉमन है, आइसोलेशन का, मतलब बंदा अपने आप को दूर करता है ना,
जैसे कि दोस्तों के साथ नहीं बैठना पसंद कर रहा है, वो फैमिली से बात नहीं कर रहा है, हर कोई कंप्लेन करता है आजकल तो बोलता नहीं है ना, आजकल तो बात नहीं करता है। कि अगर ये सेंटेंस बंदे के सामने आ रहे हैं तो आसपास वालों को समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में जा रहा है। अगर वो आइसोलेशन में है, अपने आप को दूर कर रहा है लोगों से, है ना, एक्टिव नहीं है, जिस जो एक्टिविटीज को पसंद है उसमें एक्टिव नहीं है वो कहीं ना कहीं। तो ये एक और सबसे बड़ा सिम्टम है। अगर बंदा ऐसे एक्टिविटीज में जा रहा है, अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो किसी न किसी प्रेशर में या कोई न कोई चीज के दिमाग में है जो उसको परेशान कर रही है। तीसरा आता है रूटीन में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो स्लीपिंग, है ना, डिसऑर्डर हो जाता है। रात को नहीं नींद नहीं आ रहा उसको, है ना, सुबह लेट उठ रहा है, नींद नहीं आ रही तो बिस्तर नहीं छोड़ रहा, वो पड़ा है उसमें आराम से, है ना, बाहर निकल का मन नहीं कर रहा उसका। ये चीजें हो सकती है। तीसरा ईटिंग डिसऑर्डर आता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, जो पसंद है वो भी नहीं खा रहे हैं। तो ये डिसऑर्डर भी है उनका कि ईटिंग या स्लीपिंग डिसऑर्डर कहीं कहीं में शो हो रहा है ना। अपार्ट ऑफ दैट, अगर हम और ज्यादा बात करें सिम्टम्स की, तो बेचैनी होती है उनको ना, रेस्टलेसनेस, है ना, मन नहीं लग रहा उनका कहीं पे भी, है ना, बहुत ज्यादा मूडी हो रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक कह सकते हो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो उसके आसपास रहते हैं। और पेरेंट्स को और आसपास वालों को अगर लगता है कि ऐसी कोई सिम्टम्स बच्चे में दिख रहा है तो उस पर थोड़ा सा बात करना शुरू करें उससे, जरूरी है ये चीजें। एक सर क्विक क्वेश्चन आया है व्यूअर से, nowadays marks are more important than intelligence, how can we deal with parents about this? देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इस पॉइंट को लिया है, आपने देखा होगा भी, है ना। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी चीज की कि मार्किंग सिस्टम में हटा के ग्रेडिंग शुरू कर दिया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, है ना। तो मैं इससे सहमत हूँ कि देखो, मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, वो नंबर है खाली। और मैं खुद ये मानता हूँ कि खाली नंबर से आप किसी की इंटेलिजेंसी डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जाम के पैटर्न है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है ना। दोनों ही पैटर्न में हम किसी की रियल इंटेलिजेंसी को नहीं शेयर कर सकते, किसी भी सेंस में नहीं बता सकते, है ना। कोई बंदा हो सकता है राइटिंग में अच्छा लिखता है, अच्छा मार्क्स आए, किसी नहीं है, तो ये थोड़ी उसकी राइटिंग अच्छी नहीं तो इंटेलिजेंट नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बंदे को जज करने का या उसकी इंटेलिजेंस। हो सकता है कोई अच्छे से बोल पा रहा है, लिख नहीं पाता है, कोई अच्छे से लिख पाता है, बोल नहीं पाता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो सिर्फ मार्क्स कहीं न कहीं कह सकते हैं ये गलत क्राइटेरिया हम लोगों का इंटेलिजेंस डिसाइड करने का, और सारे स्कूल से करते हैं, हम शुरू से करते आए। वैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इस पे और आई एम हैप्पी कि चलो कम से कम ग्रेडिंग वाला सिस्टम तो लिया है उन्होंने। सब्जेक्ट एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ कह सकते हैं इस मार्क्स के जो क्राइटेरिया उससे हम दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं सहमत हूँ, ये मार्क्स इंटेलिजेंसी नहीं डिसाइड करता। बंदा अलग अलग तरीके से होता है, हर एक का ब्रेन अलग है, हर एक पास अपनी अंडरस्टैंडिंग है, थॉट प्रोसेस है, उन्हीं चीजों से होती है। और इससे बेहतर है, आजकल एक नई चीज आ रही है, साइकोलॉजिस्ट लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं कि आईक्यू टेस्ट करते हैं बच्चों का, हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं बच्चों का। तो वो ज्यादा बेहतर है कि हम इस टेस्ट के थ्रू जाए। और मैं मानता हूँ स्कूल में भी ये चीजें करनी चाहिए ना, एक बेस पे कि उनको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं, बच्चों का इंटरेस्ट फाइंड करें और क्या चीज उनमें ज्यादा इंटेलिजेंसी वाली उस चीज पे फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अपने देखे हैं जो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स ऐसे अपन ने देखे हैं जो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते। तो ऐसा सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ में क्यों होता है? मतलब क्यों सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस नहीं ले पाते और कुछ ही स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है? तो डिफरेंशिएटर कहाँ है मतलब? हाँ देखो, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। पहली बात तो स्ट्रेस सबको होता है ना। अब यहाँ पे स्ट्रेस सबको होता है, जिनको आप फील नहीं कर पा रहे, तो उन बंदों को स्ट्रेस हैंडल करना आता है कि वो कैसे ओवरकम हो जाए उससे। हाँ, वो उस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं ना, उनका थॉट प्रोसेस इतना एक्टिव हो चुका है, वो उस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं। तो मैं इस बात कि स्ट्रेस कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता सबको है ना। ये डिपेंड करता है कि बंदा उसको कैसे हैंडल कर पा रहा है ना। और दूसरी बात ये कि उसके पास अपना सर्कमस्टेंसेस है कि उसको स्ट्रेस कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक का अलग अलग कहानी है। तो कहानी भी उस पर इफेक्ट करती है को कितना स्ट्रेस कर पा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है उसको या दिख रहा है उस पर। तो स्ट्रेस सबके पास आएगा, कौन उसको कितना ले रहा है और कौन उसको मैनेज कर पा रहा है, ये हर बंदे का अलग अलग है। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि इसको होता या नहीं होता सबको। वो मैनेज कर लेता है उस चीज को, वो अपने आप में हैंडल कर लेता है या उसको उस चीज से ओवरकम होना आता है। बिल्कुल। जैसे कि स्ट्रेस की और बहुत सारी परिभाषा है, जैसे एंजाइटी हो गया, एंजाइटी भी एक उसकी परिभाषा है। जैसे सर आपने बोला कि पीयर प्रेशर जो होता है कि दूसरा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं खराब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक पीयर प्रेशर स्टूडेंट में आ जाता है। तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन है, जैसा पूरा अपन ने टॉपिक को पूरा डिस्कस किया,
तो मैं ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूंगा कि व्हाट आर द टिप्स ऑफ गेटिंग ओवर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या टिप्स दे सकते हैं आप? हाँ, देखो कोई सा भी स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का, सबसे पहले मैं कॉमन चीज बताता हूँ, तो फिर हम पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं। तो ये कॉमन, अगर कोई भी स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, कोई भी चीज, दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला है रूटीन, है ना, हम रूटीन क्या फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारा रूटीन को स्टेबल कर दिया है ना, एक फिक्स कर दिया, रोज हमें ये काम इस टाइम पे करना है ना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना है, तो काफी हद तक आप बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली चीज है वो रूटीन है। सेकंड आएगा आपका, कह सकते हैं एक्सरसाइज करना, या अपने आप को फिजिकली कह सकते हैं इन्वॉल्व करना किसी एक्टिविटी, स्पोर्ट हो, वो आपका एक्सरसाइज हो आपका, है ना, आप जिम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, है ना, ऐसी कोई ना कोई मॉर्निंग एक्टिविटीज आपको करनी ही पड़ेगी। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी। और तीसरा आपको पता ही, हम आजकल बहुत ज्यादा जिसमें फोकस करें वो मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन हम करते हैं बाय चांस, तो ना ये तीन चीजें आप जिंदगी में डालेंगे तो कोई सा भी स्ट्रेस है ना, आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस स्ट्रेस लेके आएंगे इंसान में, है ना, हर नई स्टेप आपके लिए नया कह सकते हैं टेंशन लेके आएगी, नया प्रेशर लेके आएगी, तो उससे तो डील करना। लेकिन डील करने के लिए हमें उसके लिए कैपेबल होना पड़ेगा, कैपेबल होने के लिए हमने अपने आप को चेंज करना। तो तीन सबसे बड़े चीज मैंने आपको बता दी। पहला रूटीन। देखिए अगर आप पढ़ते हैं तो जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जिनको हम किसी न किसी लेवल पे, किसी सेक्टर में जानते हैं, सबका रूटीन देखिए आप, है ना, सब एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रूटीन जो प्रॉपर है वो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी सेक्टर के सक्सेस। तो है ना, एक अच्छा रूटीन होना जरूरी है, अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, और तीसरा मेडिटेशन जरूरी है। ये तीन चीजें प्रॉपर करते हैं, इसमें आपका फूड भी आ गया, बैलेंस डाइट भी आएगी, सारी चीजें आएंगी इसमें आपकी। तो ये तीन चीजें अगर हम प्रॉपर कर लेंगे तो कोई सा भी स्ट्रेस है हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अब पढ़ाई की जहां तक बात करें, आपका कहते हैं पढ़ाई में बंदा प्रेशर ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, तो कैसे सॉल्व करना? देखिए इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे शुभम सर ने कहा कि कुछ भी कर लो, पढ़ना तो है ना, उसके अलावा कोई रिजल्ट है नहीं हमारे पास। तो पढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी जगह फिक्स करनी, की ऐसी जगह जहाँ पे डिस्टेंस कम हो आपको, है ना, आप अपना स्टडी मटेरियल के साथ रहें। कई बार बच्चे होते हैं लास्ट टाइम पे बुक्स ढूंढते हैं, नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, एग्जाम आने वाले नोट्स ढूंढ रहे हैं, बुक्स ढूंढ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ना। थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी होगी पढ़ाई के लिए। मैं अपना स्टडी मटेरियल, अपना नोट्स वो प्रॉपर अपने पास होना चाहिए। पहली चीज अपनी जगह फिक्स करें, या फिर रूटीन रोज पढ़े करें, उस जगह आपका मन लगे, ऐसी जगह हो। और सेकंड बात आएगी वो ये है कि कई बार ये भी होता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को देखा, उनको खुद को नहीं पता उनको कोर्स में क्या क्या आने वाला है, वो अपने कोर्स को लिए अवेयर ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस चाहिए कोर्स को लेके, आपको टॉपिक्स को लेके, है। फिर जितना भी कोर्स है आपके पास, उसका आपको एक प्लान बनाना होगा। बिना प्लान के आपको खुद को नहीं पता रहेगा कितना बाकी है, कितना बाकी है। तो जब तक आपको पता नहीं है कि कोर्स कितना है और कितने टाइम में खत्म कर पाएंगे, ये प्लान जब तक नहीं होगा तब तक आप कोर्स के साथ कह सकते हैं उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते, सवाल ही पे। तो ये सबसे पहली चीज है, प्लान बनाए, है ना। प्लान बनाने में क्या करना है आपको, सबसे बड़ी चीज शॉर्ट नोट्स बनाए, है ना, कलर पेन यूज करें, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तब आपका मन लगा रहे इस पे, है ना। दूसरा, शॉर्ट नोट्स के साथ आप उस टॉपिक को सबसे पहले हिट करें जो आपके लिए इजी है, या जिनमें आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत है ना, वो चीजें सबसे पहले शुरू करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें आप ना। फिर ये डिवाइड करें आपकी भी कहाँ पे मार्क्स ज्यादा हो रहा है ना, कौन सा कोर्स का पार्ट है उसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और मैं किस में अच्छा हूँ। इस तरह से आप एनालिसिस करके ही पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल सर। मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? यस सर। तो ये चीज सबसे पहले आपको एक मिस कैसे तो ब्लूप्रिंट बनानी होगी अपने कोर्स की, कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा, कैसे कैसे पढ़ूंगा। और कोर्स बड़ा है, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो पर डे आपको टारगेट तय करने होंगे कि मुझे आज इतना पढ़ना है ना, आज ये टॉपिक कवर करना है, इसके नोट्स मुझे बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, समरी बनानी इसकी, है ना, वो चीज आपको करनी होगी। और खुद के लिए कह सकते हो मोटिवेशन लाना होगा, खुद को रिवॉर्ड्स देने होंगे, हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना, तो वो चीज करनी होगी, खुद को मोटिवेट कहीं ना कहीं करना होगा। और एक चीज और है कि पढ़ते हो तो ब्रेक की बहुत जरूरत है, आप ब्रेक जरूर ले, है ना, टाइम टाइम पे ब्रेक लेते रहे, है ना, उसमें पानी पिए, है ना, कुछ खाने का मन है थोड़ा सा खाता रहे, लेकिन हैवी डाइट ना ले, इजी डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, ताकि अपने आपको एनर्जी रहे, है ना, लेजीनेस ना आए आपको उस चीज को। नॉर्मली हम कहते हैं अभी कॉफी और चाय पीते हैं, लेकिन हम इसके लिए मना करेंगे कॉफी चाय ना पिए, है ना, पानी ज्यादा बेहतर रहेगा, सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन पानी रहता है हम लोगों के लिए, वो ज्यादा यूज करें, एनर्जी उससे ज्यादा रहेगी हमारे पास, है ना। तो वो एक और चीज होगी हमारे लिए कि भाई हम इसको कैसे अपने आप को उस चीज के लिए रखें। फिर बात आती है, जी हाँ बोलिए सर। एक्चुअली इसके अंदर में एक मतलब क्योंकि समय का भी हमारे साथ में एक टाइम बीइंग है इसके अंदर, तो एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग के अंदर एक आया था, क्योंकि शुभम सर उस समय थे, मैं चाहता था कि आप उसको आंसर करें कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि साइंस जो लेता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, या कॉमर्स या आर्ट्स अगर कोई ले रहा है स्टूडेंट,
तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स मतलब जो पेरेंट्स है वो प्रेशराइज भी करते हैं काफी टाइम पे कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, और अगर वो आर्ट्स में भी जाना चाहता है तो उसको प्रेशराइज करके उसको इंजीनियर, तो इसी की वजह से हमारे यहाँ पे थोड़े कम स्किल्ड इंजीनियर निकलते हैं, जो जो वो लोग वो इंजीनियर्स है जिनको इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। राइट राइट राइट। इसका एक क्विक आप देखो, बता सकें। हाँ देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा भी वीडियो चल रहा था, आपने देखा होगा, है ना। साइंस वाले सबसे नीचे रहते हैं अभी देखा जाए तो, है ना, हायरार्की जो है हमारी देश की, है ना, साइंस वाले सबसे नीचे आ रहे हैं। तो ये बोलना तो बहुत गलत है कि साइंस वाले सबसे ऊपर है, टॉप कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा साइंस वाला इंजीनियर नीचे आता है, उसके ऊपर मैनेजर आता है जो एमबीए करके आता है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा आपने। तो जहां तक आर्ट्स वाले सबसे ऊपर है अभी, है ना, नेता वही है अभी हमारे यहाँ, कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे आर्ट्स वाले लोग हैं, है ना। तो ये एक पेरेंट्स का बहुत अलग थॉट है, या कह सकते हैं ये पेरेंट्स का इनके मिसगाइड हुए कि साइंस इज बेस्ट। और जैसा आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग इंजीनियर बनने हैं क्योंकि पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पहले एक बात कही थी उस पर फोकस करना जरूरी हर स्कूल को, हर पेरेंट्स को, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर प्रॉपर 10th और 12th के टाइम हो गया बच्चे का, या 8th, जैसे हम 3 स्टेज लेते हैं, एक 8वीं क्लास, एक 10वीं क्लास और 12वीं क्लास, 3 टाइप के बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉपर हो जाएगा, तो आई थिंक पेरेंट्स को भी उसको अच्छे समझा पाएंगे कौन सा सब्जेक्ट इसके लिए बेहतर है और एक किस सब्जेक्ट में जाए। तो इसका एक प्रॉपर आंसर है कि पेरेंट्स को समझना होगा, स्कूल वालों को इस चीज को प्रमोट करना होगा कि भाई वो ये बताएं कि कौन सा प्रॉपर हमारा बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट में या किस चीज में ज्यादा अच्छे से जा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एप्टीट्यूड इज बेटर आंसर, इसका एक ही आंसर वो एप्टीट्यूड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। काफी सर हमने ये चीज पूरे जो एग्जाम स्ट्रेस का जो पूरा टॉपिक था वो आई थिंक पूरा कवर कर लिया है सर इसके अंदर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब आपके जो टिप्स है उसको लेके थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे, और आगे से जब स्ट्रेस आएगा तो कैसे उसको ओवरकम करना है वो हमने यहाँ पे सीख चुके हैं, मतलब आई गेस ये बोल सकते हैं अपन। तो मैं ये बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अच्छा, जिसका जो क्वेश्चन थे मैं आंसर दे पाए वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर ले, तो मैं इनके आंसर्स उनको पर्सनली दे दूंगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू स्पायरो, थैंक यू अतुल, थैंक यू मच, थैंक यू। सो गाइस, आज हमने जो फ्यूचरिस्टिक वेज ऑफ स्टडीज आफ्टर कोरोना है वो पूरा हमने डिस्कस किया, उसके अंदर साथ में हमने एग्जाम प्रेशर के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो हमारा संडे को आने वाला है, उसका जो टॉपिक है वो है फेमिनिज्म वर्सेस सूडो फेमिनिज्म। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, इंस्पायरो के नाम से। इंस्पायरो मैनेजमेंट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप जाके सब्सक्राइब करें, और उस पे जो हमारी इनिशिएटिव्स जो हम लेते हैं, जैसे कि हमारा पुराना जो इनिशिएटिव है सफाई वाले के साथ में जो इनिशिएटिव है, प्लस हमारे जो पुलिस वालों के साथ में जो हमने इनिशिएटिव लिया था #SayThanksToThanklessJobs का, वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। जो भी व्यूवर्स हैं मैं उनको अपील करूंगा कि वो जाके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है वो संडे को आने वाला है, मैं आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच।